जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व की प्रमुख मिट्टियों के बारे में। जब हम बात विश्व की मिट्टियों की करते हैं तो सबसे पहले बात यह है कि आखिर मिट्टी होती क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि लिथोस्फीयर हमने जो पढ़ा था, लिथोस्फीयर यानी भूपर्पटी, पृथ्वी का सबसे ऊपर का पपड़ी, उसको भूपर्पटी कहते हैं। उस भूपर्पटी के भी सबसे ऊपर का भाग, जो भूपर्पटी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की चट्टानों के कणों के आपस में, चट्टानों के कणों के वेदरिंग या कहना चाहिए कि अपक्षय और अपर्दन, वेदरिंग और इरोजन से जब चट्टानों के ऊपर के कण निकल जाते हैं तो वो आगे चलकर विभिन्न प्रकार की जलवायु और वर्षा, ह्यूमिडिटी अथवा विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के साथ मिक्स होकर एक विशेष प्रकार का एक प्रोफाइल जनरेट करती हैं। उसे हम मिट्टी कहते हैं। तो वो जो मिट्टी बनती है, उस मिट्टी को बनाने में प्रमुख भूमिका किसकी रहती है? चट्टानों की। चट्टानों से मिलने वाले पदार्थ और साथ ही जीवाश्म यानी जीवों के अंश जब उसमें मिक्स हो जाते हैं, और जब इन्हीं के आधार पर चट्टान के जो कण निकल कर बाहर जाते हैं, उनके कणों के आकार, प्रकार और साथ ही जीवांश, उस पाए जाने वाले जीवांश, इन दोनों के विभिन्नताओं के आधार पर मिट्टी 5 प्रकार की आपके सामने लिखी हुई है। सामान्य तौर पर सैंडी सॉइल का मतलब होता है ऐसी मिट्टी जिसके कण रेत के कण जैसे मोटे होते हैं, उसको सैंडी सॉइल कहते हैं। ये सबसे मोटे कण वाली मिट्टी होती है। इससे छोटे कण वाली मिट्टी को हम सिल्ट कहते हैं, और सबसे छोटे कण वाली मिट्टी को हम क्ले सॉइल कहते हैं। मूल रूप से ये 3 प्रकार की सॉइल हो गई, सैंडी, सिल्ट और क्ले। मूल रूप से 3 ही प्रकार की होती है। सबसे बड़े कणों वाली मिट्टी, इसके कणों का साइज़ बड़ा होता है, इसके कणों का साइज़ छोटा होता है, और इसके कणों का साइज़ सबसे छोटा होता है। बस ये तीनों में फ़र्क है। तो सैंडी सॉइल के कण सबसे बड़े होते हैं। अब जब सबसे बड़े कण होंगे तो क्या विशेषता होगी? ऐसी मिट्टी में वाटर फ्लो बड़े आसानी से हो जाएगा। जैसे रेत पर पानी डालिए, कितनी जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वाटर फ्लो, या दूसरे शब्दों में कहें वाटर एब्जॉर्प्शन, बहुत तेज़ी से होता है, और जब एब्जॉर्प्शन तेज़ी से होगा तो एवापोरेशन भी तेज़ी से होगा। इसीलिए जितने भी रेगिस्तानी इलाके होते हैं, वहाँ की मिट्टी में पानी ठहर नहीं पाता, इसलिए मिट्टी हमेशा भुरभुरी बनी रहती है और रेतीली रहती है। तो इसमें सबसे कम मॉइस्चर पाया जाता है इस मिट्टी में, इसे ही रेगिस्तानी मिट्टी कहा जाता है। दूसरी है सिल्ट। जब इस मिट्टी के कण, जो सबसे बड़े मिट्टी के कण थे, अगर उससे छोटे कण पाए जाते हैं तो उस मिट्टी को सिल्ट कहते हैं। ये सिल्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? नदियों के किनारे। नदियाँ अपने साथ बहाकर जो मटेरियल लेकर आती हैं, उसे अपने किनारों पर बिछाने का काम करती हैं। तो नदियों के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी में विशेष रूप से जो जलोढ़ मिट्टी होती है नदियों की, उस मिट्टी के कणों का साइज़ सैंड से थोड़ा छोटा होता है। उस मिट्टी को हम सिल्ट कहते हैं। और सबसे लास्ट में आती है क्ले। क्ले सोइल वो सोइल है जिसके कणों का आकार बहुत छोटा होता है। इसीलिए ये मिट्टी के कण एक दूसरे के बहुत पास में होने के कारण पानी को आसानी से आर पार नहीं होने देते। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अगर किसी मिट्टी में है तो वो इसमें है। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक धारण करने की क्षमता। ये मिट्टी आसानी से गीली नहीं होती, और गीली हो गई तो आसानी से सूखती नहीं। ये मिट्टी आसानी से गीली हो जाती है और बहुत जल्दी सूख जाती है। प्रकृति का नियम है, जो क्रिया जितनी जल्दी होती है वो उतनी जल्दी ख़त्म भी होती है। तो सेम वैसे ही क्ले सोइल वह सोइल है जो एक बार को आसानी से पूरी गीली नहीं होती, क्योंकि इसके मिट्टी के कण बहुत पास पास में होते हैं। पानी डालते हैं तो एकदम से पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, सबसे बड़ी बात। तो पानी का एब्जॉर्प्शन एक साथ नहीं होता, इस मिट्टी की ये विशेषता है। पानी का एब्जॉर्प्शन एक साथ न होने के कारण आसानी से ये जितनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो देर से एब्जॉर्ब होगी, यानी ये मिट्टी देर से गीली होगी। और अगर मिट्टी देर से गीली होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि फिर वो देर से वाष्पीकृत भी होगी, उसमें से पानी आसानी से निकलेगा नहीं, तो लंबे समय तक पानी को धारण किए रहेगी। काली मिट्टी में यही गुण पाया जाता है। काली मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपचिपी होती है, एक बार गीली हो जाए तो वो आसानी से सूखती नहीं।
काली मिट्टी के ढेर कभी अगर आपको दिख जाएं तो आप देखेंगे कि जब बहुत धूप पड़ेगी तो ऐसा लगेगा ऊपर से बिल्कुल सूख गए हैं, मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, चटक जाती है मिट्टी, क्योंकि जब पानी एवापोरेट होता है तो उसको जगह नहीं मिलती निकलने की, तो फिर जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ से वो तेज़ी से निकलने की कोशिश करता है, इसलिए मिट्टी में दरारें पड़ती हैं। इसका मतलब ये हुआ समान रूप से पूरे सरफेस पर पानी का एवापोरेशन नहीं होता, तो जहाँ से भी उसे मौका मिलता है वहीं से दरक जाती है और वहीं से एवापोरेशन होना शुरू हो जाता है। और अगर आपने उसको खोदने की कोशिश की तो पाओगे नीचे पूरी गीली मिलेगी आपको। तो काली मिट्टी आसानी से सूखती नहीं, यही इसकी विशेषता है। सैंडी सोइल बहुत आसानी से सूख जाती है, आसानी से पानी को एब्जॉर्ब करती है, आसानी से सूख जाती है, यही इसकी विशेषता है सैंडी की। तो अब अगर इन तीनों मिट्टियों में हम अगर सोचें कि कौन सी मिट्टी ज़्यादा अच्छी, अब देखिए इसका गुण क्या है कि जल धारण क्षमता इसकी, वाटर को रखने की जो क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी सबसे कम है। तो ये मिट्टी इसलिए अच्छी नहीं है कि इसको जरा सा भी पानी दोगे तुरंत पानी एवापोरेट हो जाएगा, तो फसलों को पानी मिलेगा ही नहीं आसानी से, इसलिए ये मिट्टी अच्छी नहीं है। लेकिन ये मिट्टी इस मायने में अच्छी है कि चूंकि रेत के कणों के बीच में एयर फ्लो बहुत आसानी से होता है, एयर फ्लो अच्छा होता है, एयर फ्लो अच्छा होने के कारण ये मिट्टी अच्छी है। क्योंकि अच्छी मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें एयर फ्लो भी हो, जो वाटर को एब्जॉर्ब भी करे, ये गुण उसमें एक साथ होने चाहिए, तो मिट्टी सबसे अच्छी। तो इस मिट्टी की प्रॉब्लम क्या, ये मिट्टी इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो अच्छी है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या, इसमें आसानी से एयर फ्लो नहीं हो सकता, ये इसकी प्रॉब्लम है। तो दोनों ही की प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का ही जो मॉडरेट फॉर्म है वो क्या है, सिल्ट। इसलिए हम क्या कहेंगे, इन तीनों में सबसे अच्छी कौन सी, सिल्ट, नेचुरल है। और यदि सबसे अच्छी मिट्टी हमको समझना है तो कौन सी मिट्टी है, हम जानते हैं वैसे भी नदियों के किनारे जो मिट्टी पाई जाती है उसमें उत्पादकता ज़्यादा होती है, फर्टिलिटी ज़्यादा होती है उस मिट्टी की। आप देखते हो जो जायद की फसलें हैं वो नदियों के किनारे, खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी इत्यादि नदियों के किनारे बोई जाती हैं कछारों में, और वहाँ बड़ी अच्छी पैदावार होती है। तो वो मिट्टी बड़ा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि नदियों द्वारा जब हर बार बहा कर लाई जाती है, सिल्ट इकट्ठी कर दी जाती है, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। लेकिन इस मिट्टी में भी कुछ कमियां हैं, ऐसा नहीं कि ये मिट्टी बहुत अच्छी है, इस मिट्टी की भी कमियां हैं, इस मिट्टी की भी कमियां हैं, इस मिट्टी की भी कमियां हैं। तो सबसे अच्छी मिट्टी वो जिसमें तीनों का मिश्रण हो, ऐसी मिट्टी जिसमें तीनों मिट्टियों का मिश्रण हो, वो सबसे अच्छी मिट्टी, उसको कहते हैं दोमट मिट्टी। दोमट को इंग्लिश में कहते हैं लोमी सोइल। लोमी सोइल यानी ऐसी मिट्टी जो दोमट भुरभुरी है, भुरभुरी है। भुरभुरी कैसे बनेगी, अब देखिए दोमट मिट्टी भी तीन प्रकार की होगी। अगर मैं कहूँ सैंडी, ऐसी मिट्टी जिसमें इन तीनों मिट्टियों में से सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो उसे कहेंगे सैंडी लोमी। ऐसी मिट्टी जिसमें क्ले पार्टिकल ज़्यादा हैं उसे कहेंगे क्ले लोमी। ऐसे करके कुल मिला के भुरभुरी दोमट मिट्टी, तो नाम बनता है भुरभुरी बलुई दोमट मिट्टी, भुरभुरी चीका दोमट मिट्टी, इसको हिंदी में क्ले को चीका कहते हैं। चीका या चिकनी मिट्टी कह सकते हो आप, इसको बलुई मिट्टी कहते हैं। सिल्ट को गाद कहते हैं। ये तीन प्रकार की मिट्टियां होती हैं। तो सबसे अच्छी मिट्टी वो है जिसमें इन तीनों का सम्मिश्रण पाया जाए, और जो भाग ज्यादा मात्रा में होगा उसी के नाम से उस मिट्टी का नाम पड़ेगा। अगर बालू के कण ज्यादा हैं और बाकी पार्टिकल भी हैं तो हम कहेंगे वो सैंडी लोमी है, यानी बलुई दोमट है। अगर क्ले ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि क्ले लोमी यानी चीका दोमट है, और अगर सिल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो हम कहेंगे सिल्ट लोमी है, सिल्टी लोमी है, तो हम उसको क्या कह देंगे, गाद दोमट है। तो जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा उसी के आधार पर उसका नाम पड़ता है। आमतौर पर मिट्टियाँ यही दो होती हैं, तो बलुई दोमट या चीका दोमट। क्लियर हुआ। तो ये तीन ही मिट्टी प्रमुख हैं। लोमी शब्द का प्रयोग दोमट के लिए किया जाता है। दोमट का नाम, दोमट जैसा कि नाम है, दो मिट्टियों से बनी दोमट, तो वास्तव में इसमें दो मिट्टी नहीं, इसमें तीन मिट्टी हैं। लेकिन प्रायः इसका यूज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये इन दोनों के बीच की है। तो सही मायने में मिट्टी दो ही होती हैं, या तो सैंडी होगी या क्ले होगी। ये तो इसके बीच का प्रोफाइल है, इसीलिए इन दोनों का कितना मात्रा में अंश है उस आधार पर दोमट मिट्टी बनती है। दोमट यानी दो मिट्टियों से बनी। और तीसरी है फिर लास्ट में पीट। पीट मिट्टी उसे कहते हैं ऐसी मिट्टी जो
उन भागों में पाई जाती है जहाँ बहुत सारे वृक्ष इत्यादि पाए जाते हैं और वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, गर्मी पर्याप्त होती है, तो फिर वृक्षों के पत्ते सड़ जाते हैं। सड़ने के बाद वहाँ, चूँकि वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, दलदली एरिया है, गर्मी भी है, तो डिकम्पोजिशन आसानी से हो जाता है पत्तों का। तो ऐसे पत्ते जब मिट्टी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी वनस्पतियाँ मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं, सड़ गल के ख़त्म हो जाती हैं, तो वो जो मिट्टी बनती है उसे कहते हैं पीटी सोइल। पीटी सोइल है, पीट सोइल, इसको हिंदी में कहते हैं जीवांश मिट्टी। जीवांश मिट्टी वो मिट्टी जिसमें सबसे ज़्यादा जीवांश पाए जाते हैं, ऐसी मिट्टी जिसमें जीवांश सबसे ज़्यादा होते हैं। जीवांश मतलब जीवों के अंश, जीवों के अंश यानी जीव जंतु और वनस्पतियाँ। जब ये दोनों सड़ गल जाते हैं, मर जाते हैं, मृत शरीर में से जो मटेरियल निकलता है वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है, उससे बनती है पीट सोइल या पीटी सोइल कह देते हैं इसको। तो ये सोइल, इसकी विशेषता होती है ये दलदली भागों में पाई जाती है। प्रायः ऐसी मिट्टी आपको डेल्टाई क्षेत्रों में मिलेगी। डेल्टाई क्षेत्रों में आपको पीट सोइल देखने को मिलेगी, लेकिन ये दलदली है बहुत ज़्यादा, इसलिए हर फसल के लिए उपयोगी नहीं है। जीवांश ज़्यादा होना ये मिट्टी का बहुत अच्छा गुण है, उपजाऊ होती है, लेकिन चूंकि दलदली है इसलिए उसमें हमेशा नमी बनी रहती है और सारे पेड़ वृक्ष, सारी फसलें ऐसी नहीं होती जिनकी जड़ें नमी को हर समय धारण कर सकें, हर समय झेल सकें। ये गुण केवल किस में होता है? धान में। इसलिए पीटी मिट्टी में धान की खेती अच्छी हो जाती है। यही, और ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हमारे यहाँ सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? सुंदरबन का डेल्टा, पश्चिम बंगाल। इसीलिए पश्चिम बंगाल में चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। चावल की खेती के ज़्यादा होने का कारण है कि पश्चिम बंगाल की जो मिट्टी है, ख़ासतौर से डेल्टाई मिट्टी, वो पीटी सोइल है, इसलिए वहाँ चावल की खेती ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार हमने देखा ये 5 प्रमुख प्रकार हैं मिट्टी के, इन्हीं से सारी मिट्टियाँ बनी होती हैं। तो ये सिंपल चीज़ें हमने समझ ली कि मिट्टी कैसे बनती है, क्या होती है। मिट्टी मुख्य रूप से, जैसा कि मैंने बताया कि मिट्टी के कणों के आधार पर मिट्टी का नाम तय होता है, और ये 5 ही प्रमुख नाम होते हैं मिट्टी के। इनके अब इन सबको मिक्स करके अब मिट्टी अन्य प्रकार से पढ़ेंगे। अभी ये जो प्रकार पढ़े ये किस आधार पर हैं? ये जितने प्रकार हैं ये फिजिकल टाइप्स ऑफ सोइल हैं, सोइल के फिजिकल प्रकार हैं, भौतिक प्रकार हैं। ये यहाँ देखिए, आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ी जिसमें कोई रसायन की बात हो। अभी हम यहाँ फिजिकल बात कर रहे हैं, फिजिकली मिट्टी कैसी है, उसके कणों का आकार कैसा है, किस से मिलकर बनी है। तो हम फिजिकल गुणों के आधार पर मिट्टी के गुण पढ़ रहे हैं। अब इसके अलावा रासायनिक गुणों के आधार पर अगर मिट्टी के गुण देखें तो रासायनिक गुणों के आधार पर मिट्टी 2 प्रकार की होती है, या तो अम्लीय होगी या क्षारीय होगी। ठीक है, तो एसिडिक अथवा बेसिस या एल्कलाइन। दो प्रकार की मिट्टी, अम्लीय या क्षारीय। अम्लीय मिट्टी किसे कहते हैं? ऐसी अम्ली जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। पीएच वैल्यू 7 से कम हो, जिसमें अम्लीयता का मतलब क्या होता है? हम सामान्य तौर पर अम्लीय किसे कहते हैं? अम्लीयता का गुण होता है जिसमें अम्ल जैसा प्रभाव हो, यानी खट्टापन हो। खट्टी चीज़ों को हम अम्ल कहते हैं और खारी चीज़ों को हम क्षार कहते हैं। यही हमने पढ़ा है अपनी ज़िंदगी में। खीरा कड़वा लगता है, कभी कभी कड़वा भी नहीं होता, अजीब टाइप का स्वाद होता है, कसैला, वो क्षारीय गुण है। ऐसे ही कोई भी चीज़ खट्टी लगे तो हम कहते हैं उसमें अम्लीयता का गुण है। जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिकल सहित बताएंगे अम्लीय और क्षारीय क्या होता है, एक एक चीज़ समझाएंगे आपको। तो मिट्टी में भी उसकी पीएच वैल्यू के आधार पर अम्लीयता और क्षारीयता प्रकट हो जाती है। अगर पीएच वैल्यू 7 है तो हम कहते हैं न्यूट्रल है, 7 से कम पीएच वैल्यू तो हम कहते हैं एसिडिक है, 7 से ज़्यादा पीएच वैल्यू तो हम कहते हैं कि उसमें क्षारीय गुण है। अगर मिट्टी क्षारीय है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसमें मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा है। अगर मिट्टी क्षारीय है तो उसके ऊपर मिनरल की मात्रा ज़्यादा है, खनिज तत्व ज़्यादा है, इसलिए मिट्टी क्षारीय हो गई है। अगर मिट्टी अम्लीय है इसका मतलब क्या हुआ? मिनरल्स कम हैं, मिनरल्स कम है मिट्टी में, और अम्लीयता 2 कारणों से आ सकती है। या तो गोबर खाद का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर दो तो मिट्टी में हल्की अम्लीयता बनी रहती है, जो कि फसलों के लिए अच्छा है।
लेकिन अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग ज़्यादा करते हो तो मिट्टी में जो अम्लीयता आती है वो खतरनाक होती है। उससे धीरे धीरे करके खेत मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो कम होता चला जाता है। तो जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, जैसे यूरिया, फास्फेट अथवा पोटाश, इनका प्रयोग करके जब जितनी भी हम आर्टिफिशियल तरीक़ों से फर्टिलाइज़र देते हैं, ये मिट्टी के लिए अच्छे नहीं हैं। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि बायो फार्मिंग कीजिए, लगातार आप जो जीवाश्म हैं, जीवांश हैं, मलमूत्र इत्यादि जानवरों के अथवा जो हमारी फसलें हैं उनके बचे हुए अवशेष हैं, जैसे घास इत्यादि है अथवा चारे की फसलें हैं, उनको खेतों में जब बाद में चारा काटने के बाद जो बच जाता है अवशेष, उसको खेत के अंदर प्लोइंग कर दीजिए, उसको जुताई कर दीजिए, और खेतों में जब मिट्टी पड़ी रहेगी तो वही मिट्टी एक दिन उस खेत की मिट्टी को, वो जो सारे जो रॉ मटेरियल है वो खेत की मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। तो इसीलिए बायो फार्मिंग की लगातार बात होती है। वो मिट्टी की सेहत के लिए भी अच्छा है और उस मिट्टी में जितने भी पदार्थ, जितने भी फसलें पैदा होंगी उनमें न्यूट्रिएंट्स भरपूर होंगे। वो फसल की सेहत के लिए भी अच्छा है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। लेकिन जब हम मिट्टी में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं और फिर साथ में ही पेस्टिसाइड्स, कीटाणुनाशक का भी प्रयोग करते हैं, कीटनाशक हम दे देते हैं, इससे मिट्टी का गुण बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। जब मिट्टी अम्लीय हो जाए तो उसे क्षारीय बनाने के लिए क्या किया जाता है? अगर मिट्टी अम्लीय हो जाए तो उसे क्षारीय बनाने के लिए चूना छिड़क दिया जाता है। चूने का छिड़काव कर दो, मिट्टी में क्षारीयता आ जाएगी। क्यों? या दूसरे शब्दों में कहें, अम्लीयता से वो न्यूट्रल हो जाएगी। अम्लीय ज़्यादा है तो अम्ल को काटने वाला क्षार होता है। अम्ल को हटाना है तो क्षार मिला दो, और क्षार को हटाना है तो अम्ल मिला दो। तो अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा क्षारीय हो जाए तो क्या करना चाहिए? गोबर खाद दे दीजिए आप, मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। गोबर खाद देने से मिट्टी का क्षारीय गुण खत्म होता है और चूना छिड़कने से मिट्टी का अम्लीय गुण खत्म हो जाता है। चूना मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का बुरादा आप मिट्टी में छिड़क दीजिए तो मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरह से अम्लीय और क्षारीय मिट्टी दो प्रकार की केमिकल के रासायनिक गुणों के आधार पर है। इसके अलावा मिट्टी में भौतिक गुण भी होते हैं और रासायनिक गुण भी होते हैं। साथ में मिट्टी में जैविक गुण होते हैं। जैसा मैंने बताया कि जीव जंतु और वनस्पतियों के सड़ने गलने से मिट्टी में जो अंश मिल जाते हैं, उन अंश के कारण मिट्टी कैसी हो जाती है? पीटी सोइल हो जाती है। इसको पीटी सोइल या दलदली भूमि में पाई जाने वाली ऐसी मिट्टी, दलदली क्षेत्र में पाई जाने वाली ऐसी मिट्टी जिसमें जीवांश की मात्रा पर्याप्त होती है। तो कुल मिला के अगर बात करें कि मिट्टी में कौन कौन से गुण हैं, तो आप कह सकते हो भौतिक गुण हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल गुण होते हैं, रासायनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और साथ में जैविक गुण होते हैं। जैविक गुण, जैसे जैविक गुण का मतलब ये हुआ जीवांश पाए जाते हैं। भौतिक गुण का मतलब ये मैंने बताया, कणों का साइज़ इत्यादि कैसे बनता है, क्या होता है। रासायनिक गुण कैसे मिट्टी में पैदा होते हैं। रासायनिक गुण हमने पढ़ा है कि अपर्दन और अपक्षय, ये दोनों चीज़ें होती हैं। वेदरिंग होती है, जब मिट्टी की वेदरिंग होती है तो ये भौतिक गुण है मिट्टी का। लेकिन वेदरिंग के साथ साथ अगर वेदरिंग हो रही है तो वेदरिंग में भी साथ में अगर मान लो अपक्षय के दौरान कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जैसे हाइड्रेशन है, ऑक्सीडेशन है, कार्बोनेशन है, तो इनसे मिट्टी में जो गुण उत्पन्न होता है वो केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इस प्रकार मिट्टी एक ऐसा संरचना है, ऐसा संगठन है जिसमें भौतिक, रासायनिक, जैविक इत्यादि सभी गुण पाए जाते हैं। तो इस तरह से मिट्टी का निर्माण होता है। और वो मिट्टी जो फसलों के लिए ज़रूरत होती है उसकी मोटाई मुश्किल से 3 से 4 इंच होती है बस। ऊपर का जो 3 से 4 इंच भाग है उसी को कहते हैं पीडोस्फीयर। पीडो शब्द किससे बना? मिट्टी से। मिट्टी, पीडो मतलब मिट्टी, तो पीडोस्फीयर पूरा मंडल, जो मृदा मंडल है वो पूरा लिथोस्फीयर के सबसे ऊपर का पपड़ी है, ऊपर की परपटी है, जो केवल 3 से 4 इंच भाग में पाई जाती है। अगर किसी खेत में से ऊपर की 3-4 इंच मिट्टी हटा दी जाए तो खेत बंजर हो जाएगा। खेत में फिर पैदावार नहीं होगी, वो खेत किसी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस मिट्टी को बनाने में सालों लगते हैं। कई सालों में किसान उस मिट्टी को तैयार कर पाता है। तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो केवल 3 से 4 इंच होती है, बस इतनी। अगर इतनी मिट्टी हटा दी जाए तो पूरा खेत बेकार हो जाएगा, अगले साल उसमें फसल पैदा नहीं होगी। तो कई बार ये होता है जब भी कभी, हालांकि किसानों को इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन उन्हें इतना पता है कि जो ऊपर की मिट्टी है ना, बड़ी हमारे लिए उपयोगी है।
अगर कोई कभी किसी किसान के खेत में से मिट्टी को इस तरह से खरोच ले तो वो आफत कर देगा उसकी। उसको ये पता है कि मेरे खेत की ऊपर की मिट्टी बहुत मेरे लिए उपजाऊ है, इसमें ही फसल पैदा होती है, उसको ये पता है, लेकिन वो ये सब चीज़ें नहीं जानता। इतना उसको आइडिया है कि ऊपर की मिट्टी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ऊपर की मिट्टी को हमेशा संभाल के रखने की कोशिश की जाती है। कई बार जब मिट्टी का अपर्दन होता है, बारिश तेज आती है और तेज़ी से पानी बहता है तो ऊपर की मिट्टी को निकाल ले जाता है। तो जैसे ही ऊपर की मिट्टी निकल जाएगी खेत बेकार हो जाएगा। इसलिए किसान अपने खेत को बचाने के लिए क्या करते हैं, अगर बहुत तेज़ बारिश हो तो वो उसमें प्लोइंग करके उसमें ढेरियाँ बना देते हैं ताकि मिट्टी बह के न जा पाए। एक छोटे छोटे बंद बना देते हैं जिससे मिट्टी का बहना रुक जाए। और आमतौर पर छोटे छोटे टैंक भी बनाए जाते हैं, जहाँ ढाल होते हैं वहाँ पर बहुत छोटे छोटे पानी सींचने के लिए तालाब टाइप के बना दिए जाते हैं। तो इस टाइप से छोटे छोटे तालाब भी होते हैं। तो वहाँ उस पानी का प्रयोग किस में कर लिया जाता है, किसान अपने खेतों में सींचने के काम, इरिगेशन के लिए उपयोग कर लेता है। और खेत की मिट्टी वहीं रह जाती है, बह के नहीं जा पाती। किसान उसको हमेशा बनाए रखना चाहता है। जो खेत की मिट्टी बह के तालाब में चली जाती है ना, उसी मिट्टी को निकाल कर अगर फिर से खेत में छिड़क दिया जाएगा तो खेत का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मिट्टी स्वस्थ बनी रहेगी। इसलिए किसान अपने खेत के तालाब की मिट्टी को भी किसी को देता नहीं, उस तालाब की मिट्टी को भी अपने पास रखना पसंद करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मिट्टी कितने प्रकार की हो गई, ये हमने जानने की कोशिश की। अब हम पढ़ते हैं पूरी दुनिया में मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। विद्यार्थियों, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में आपसे वही चीज़ पूछी जाएगी। अब ये तो सामान्य से प्रश्न हो गए, ये जनरली मतलब एनसीईआरटी में ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि मिट्टी को पढ़ने के लिए ये गुण हमें पता होने चाहिए, तभी हमें मिट्टी समझ में आती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि विश्व में कितने प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। मिट्टियाँ अगर हम देखें तो विश्व में मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है वो मिट्टी जो क्षेत्रीय आधार पर तय होती है, दूसरी होती है क्षेत्र के अंदर, तो अंतः क्षेत्रीय मिट्टी कहते हैं। तो आइए हम उनकी बात करें कि कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिससे हम मिट्टी को परिभाषित कर सकते हैं या मिट्टी के प्रकार बता सकते हैं। तो मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं। क्षेत्रीय मिट्टी, इसको जोनल कहते हैं, जोनल सोइल। दूसरी अक्षेत्रीय, अंतर क्षेत्रीय। अंतः क्षेत्रीय, इसको इंट्राजोनल कहेंगे। और तीसरी होती है अक्षेत्रीय या पार्श्विक। इसे एजोनल कहेंगे। 3 प्रकार की मिट्टी हो गई, जोनल, इंट्राजोनल और एजोनल। जोनल मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी, जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी के जो भाग हैं, ये भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ये कैंसर और ये कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मीन्स मकर रेखा। मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, ये 3 रेखाएं हो गई। इसके अलावा ऊपर जाते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल। बात नहीं करो। नीचे है अंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक यानी 66.5, अंटार्कटिक यानी 66.5, 23.5 मकर रेखा, 23.5 कर्क रेखा और 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इन क्षेत्रों में अगर हम बात करें कि मिट्टी कहाँ पर कौन सी पाई जाती हैं, तो सबसे पहले क्षेत्रीय मिट्टी की बात कर रहे हैं हम। क्षेत्रीय मिट्टी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पॉडजोल, नंबर 2 पॉडजोलिक और नंबर 3 लेटराइट। तीन प्रकार की क्षेत्रीय मिट्टी।
याद रखना बहुत आसान है। आप देखिए, नाम जरूर आपके लिए थोड़े अटपटे होंगे, अगर आपने पहली बार पढ़े होंगे तो आपको अटपटे लगेंगे, लेकिन पहचानेंगे कैसे, कहाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले पोडज़ोल मिट्टी की बात करें। पोडज़ोल मिट्टी टैगा प्रदेशों में पाई जाती है। टैगा प्रदेश यानी 66.5 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्र, इन क्षेत्रों में पाई जाती है पोडज़ोल मिट्टी। टैगा प्रदेशों की क्या विशेषता होती है कि इन प्रदेशों में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ठंड ज़्यादा होती है, और यहाँ पर कॉनिफेरस वनस्पतियाँ, कॉनिफेरस ट्री पाए जाते हैं। शंक्वाकार पढ़े थे ना हमने कल, शंक्वाकार वृक्ष पाए जाते हैं। और ये इस मिट्टी की अगर हम कलर की बात करें तो राख जैसा कलर होता है इसका। राख आप समझते हो ना, जो हम लकड़ी वगैरह को जला देते हैं तो जो अंत में बच जाती है उसको राख कहते हैं। तो ये एक प्रकार से धूसर मिट्टी होती है, तो इसको धूसर, हिंदी में धूसर या राख जैसी मिट्टी होती है। ये कहाँ पाई जाती है? टैगा प्रदेशों में। टैगा रीजन में पाई जाने वाली मिट्टी ये कहलाती है पोडज़ोल। तो पोडज़ोल मिट्टी टैगा क्षेत्र में हो गई, यहां पर हो गई पोडज़ोल। पोडज़ोल के अलावा अब आगे की बात करें हम, फिर नेक्स्ट है पोडज़ोलिक। पोडज़ोलिक मिट्टी टैगा के निचले भाग में, टैगा के निचले भाग में मतलब मध्य अक्षांशों के आसपास। यहां से शुरू करेंगे, मध्य अक्षांश मतलब हो गया 45 डिग्री 50 डिग्री के आसपास, वहां से शुरू करेंगे। टैगा कहां से कहां तक होता है? 50 से 70, 50 से 70 तक टैगा रहता है, 60 तक नहीं, 70 तक टैगा। तो 50 से 70 तक टैगा है। उस बीच में 50 से 60 तो कल हमने पढ़ा था, सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं उस क्षेत्र में, और 50 से 60 वाला क्षेत्र टैगा के अंतर्गत आता है, इसलिए कहते हैं टैगा वन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो 50 से 70 वाला क्षेत्र टैगा है। उसके नीचे 50 के नीचे चलोगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको पोडज़ोलिक। पोडज़ोलिक मिट्टी लाल रंग की होती है, हल्के लाल रंग की होती है। तो लाल रंग में आती है पोडज़ोलिक। और सबसे नीचे आती है लेटराइट। लेटराइट यानी इक्वेटर के आसपास लेटराइट मिट्टी। इस तरह से एक क्रम है इनका, याद रखना बहुत आसान है। पोडज़ोल, पोडज़ोलिक और लेटराइट। पोडज़ोल राख के कलर की, पोडज़ोलिक हल्का लाल रंग, लेटराइट डार्क रेड कलर की। अब यहाँ एक चीज़ और याद रखनी है, सामान्य तौर पर मिट्टियाँ दो प्रकार की हैं। मैं इसको थोड़ा एक बार और संशोधित कर देता हूँ। सोइल दो भाग, एक है पीडाल्फर और दूसरा है पीडोकल। क्या मतलब हुआ इसका? पेडाल्फर, पेड माने मिट्टी है ना, पीडो शब्द से मिट्टी बनती है। पेडाल्फर, इसमें एल और एफ ई दोनों आ रहे हैं ना, तो ये वो मिट्टी है जिसमें एल्यूमिनियम और आयरन दोनों पाए जाते हैं, उसको कहते हैं पेडाल्फर। तो पूरी दुनिया की मिट्टी दो प्रकार की, पेडाल्फर और पीडोकल। पेडाल्फर वह मिट्टी है जिसमें एल्यूमिनियम और आयरन दोनों पाए जाते हैं, उनको उस मिट्टी को कहते हैं पेडाल्फर। और पेडोकल मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, उसे कहते हैं पेडोकल। तो पीडोकल ये कैल्शियम से भरपूर मिट्टी है, पेडाल्फर ये एल्यूमिनियम और आयरन से भरपूर है। तो ये जो क्षेत्रीय मिट्टी है ये इसी प्रकार की मिट्टी है, पेडाल्फर मिट्टी है। और ये जो अंतः क्षेत्रीय मिट्टी है ये इस प्रकार की मिट्टी है, पीडोकल है। ये दोनों में बस विशेष फर्क है। तो सबसे पहले पेडाल्फर मिट्टी, जिसके तीन प्रकार, जो पेडाल्फर मिट्टी यानी क्षेत्रीय मिट्टी। क्षेत्रीय मिट्टी के तीन प्रकार हो गए, पोडज़ोल, पोडज़ोलिक और लेटराइट। ये पेडाल्फर प्रकार की है। अंतः क्षेत्रीय यानी इंट्राजोनल, इसमें पीडोकल मिट्टी को हमने शामिल किया। पीडोकल मिट्टी का प्रकार है अंतः क्षेत्रीय। और अंतः क्षेत्रीय में कितने प्रकार हो जाएंगे, इसके भी तीन प्रकार आप याद रखेंगे। नंबर 1, सबसे पहले शेरनोजम, नंबर 2 चेस्टनट,
और नंबर 3 लास्ट है लाल मरुस्थली मिट्टी, उसको हम क्या कहेंगे, रेड डेजर्ट सोइल। रेड डेजर्ट सोइल, ये 3 प्रकार की मिट्टी यहाँ याद रखेंगे। ये तीनों अंतः क्षेत्रीय मिट्टियाँ हैं। अंतः क्षेत्रीय मतलब इनको किस आधार पर बांटा, इनको देखिए आप कटिबंधों के आधार पर बांटा। कटिबंधों के आधार पर, कटिबंध हमने पढ़े थे ना, जोन पढ़े थे ना, कौन कौन से जोन हैं, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। तो हमने यहाँ क्या देखा कि लगभग किसके आसपास, टेम्परेट के आसपास और ट्रॉपिकल के आसपास। टेम्परेट और ट्रॉपिकल के आधार पर तो क्षेत्रीय मिट्टियों को बांटा हमने, तो इसलिए इनको क्षेत्रीय मिट्टियाँ कहा जा रहा है, क्योंकि हमने इनको टेम्परेट और ट्रॉपिकल में बांटा है। और अब बात आती है अंतः क्षेत्रीय। अंतः क्षेत्रीय मतलब इनके अंदर पाई जाने वाली, अंदर के भागों में पाई जाने वाली मिट्टियाँ। इसका मतलब अंदर कहाँ, महाद्वीपों के बीच में पाई जाने वाली मिट्टियाँ। महाद्वीपों के बीच में पाई जाने वाली मिट्टियों को 3 प्रकार से बांटा जाता है। सबसे पहले सेरेनोजम, जैसा कि पहले ही कहा कि ये पीडोकल प्रकार की है। पीडोकल प्रकार की है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है। कैल्शियम की मात्रा जिस मिट्टी में ज़्यादा होती है, इसका मतलब वो मिट्टी अच्छी मानी जाती है, उपजाऊ मिट्टी होगी, स्वाभाविक है। इसीलिए दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी अगर कोई है तो वो सेरेनोजम है। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी सेरेनोजम। ये सेरेनोजम मिट्टी, इसे प्रेरी सोइल भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रेरी घास के मैदानों में पाई जाती है अथवा स्टेपी घास के मैदानों में पाई जाती है। ये मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कहीं मिलेगी तो वो है यूक्रेन, जिसे क्या बोलते हैं, बास्केट ऑफ ब्रेड। पूरी दुनिया की गेहूं की बास्केट कहा जाता है यूक्रेन को। यूक्रेन में सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर गेहूं पैदावार होती है, और वही यूक्रेन से जुड़ा हुआ उसका रशिया का पार्ट। अब रशिया, यूक्रेन भी कभी रशिया का पार्ट था, तो रशिया के निचले भागों में, यूक्रेन में और अमेरिका में जहाँ प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, सेरेनोजम मिट्टी के नाम से जानी जाती है। यही मिट्टी कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया में भी है, ऊपर के भागों में जहाँ डाउन्स घास के मैदान है वहाँ भी मिलती है। तो ये सेरेनोजम घास के, जो सेरेनोजम है, ये बहुत दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसके साथ चेस्टनट, चेस्टनट उससे लगा हुआ भाग जो सेमी एरिड है, सेमी एरिड अर्ध शुष्क है, जहाँ पर वर्षा कम होती है और थोड़े से गर्म प्रदेश हैं। चेस्टनट, जो सेरेनोजम वाला जो क्षेत्र होगा वो सर्द क्षेत्र होगा, अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र हैं सेरेनोजम। तो सेरेनोजम थोड़े से ऊपर होंगे, उसके थोड़ा नीचे आओगे, मतलब इस क्षेत्र में सेरेनोजम मिलेंगे। यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है, ये अमेरिका का भाग हो गया, इधर यूक्रेन रशिया का भाग हो गया, और थोड़ा नीचे आओगे तो मिलेगा चेस्टनट। तो चेस्टनट ये वो सेमी एरिड जोन है जो मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र है, जहाँ बिल्कुल स्टेपी घास पाई जाती है और वहाँ वर्षा ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम वर्षा होती है, इसीलिए ये अर्धशुष्क क्षेत्र कहलाते हैं। सेमी एरिड जोन है, और सेमी एरिड क्षेत्र में अगर आपको अच्छी खेती चाहिए तो आपको बारंबार सिंचाई करनी पड़ेगी। अगर सिंचाई के साधन हैं तो कृषि अच्छी हो जाएगी, अन्यथा कृषि अच्छी नहीं होगी। और सबसे लास्ट में है रेड डेजर्ट सोइल, लाल मरुस्थली मिट्टी, जो सहारा मरुस्थल के आसपास के क्षेत्र या अन्य मरुस्थलों में पाई जाती है। तो ये एरिड सोइल है, इसकी बंजर होती है, इसमें उपजाऊपन बिल्कुल नहीं होता, ना के बराबर होता है, इसलिए ये मिट्टी किसी काम की नहीं होती। तो देखिए, दुनिया की सबसे अच्छी मिट्टी की हमने बात की, तो हमने क्या देखा कि पेडोकल जो मिट्टी है, ये इसमें दुनिया की सबसे अच्छी मिट्टी भी पाई जाती है और सबसे बेकार मिट्टी भी है, जो फर्टिलिटी इसकी सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी वाली मिट्टी भी इसी के साथ है और सबसे कम फर्टिलिटी भी इसी के साथ है। क्लियर हुआ? लेटराइट मिट्टी कहाँ है? इक्वेटर के आसपास। लेटराइट मिट्टी की क्या विशेषता होती है? इसमें लीचिंग का गुण होता है, ये मिनरल्स को पानी के साथ घोल के नीचे ले जाती है। तो इस मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं वो नीचे पाए जाते हैं और बाकी मिट्टियों में मिनरल्स ऊपर पाए जाते हैं। जैसा कि कहा कि पीडोकल यानी कैल्शियम से भरपूर, तो कैल्शियम से भरपूर जो मिनरल होते हैं वो कहाँ मिलेंगे? मिट्टी के ऊपरी भाग में। अक्सर मिट्टी के ऊपरी भाग में कैल्शियम कैसे आ जाता है? जहाँ बारिश कम होती है और वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। समझना बात को, जहाँ बारिश कम हो, वाष्पीकरण ज़्यादा हो,
तो ज़मीन के अंदर से पानी जब बाहर आता है तो अपने साथ कैल्शियम के पार्टिकल्स को भी बाहर निकाल के ले आता है। इसको परकोलेशन कहते हैं। ये विधि कहलाती है परकोलेशन। तो सेमी एरिड क्षेत्रों में परकोलेशन प्रोसेस के थ्रू मिट्टी का निर्माण होता है। और इससे पहले बताया लेटराइट क्षेत्रों में क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं मिट्टी के वो पानी में घुलकर नीचे चले जाते हैं, इसको कहते हैं लीचिंग। तो लीचिंग प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स नीचे चले जाते हैं, परकोलेशन प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाते हैं। तो परकोलेशन कहाँ होगा? सेमी एरिड जोन में, जहाँ अच्छी थोड़ी गर्मी भी ठीक है, बारिश ज़्यादा है नहीं, तो एवापोरेशन पर्याप्त मात्रा में होता है, इसलिए परकोलेशन प्रोसेस से कैल्शियम इत्यादि न्यूट्रिशंस जो है न्यूट्रिशन मिट्टी के वो ऊपर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कितने प्रकार की मिट्टी हो गई, ये 2 प्रकार की मिट्टी हो गई। अब आता है अब अक्षेत्रीय मिट्टी, पार्श्विक, या दूसरे शब्द में कहें एजोनल, जो जोनल से उसका लेना देना नहीं है, यानी ये कहीं भी मिल सकती है, ये कहीं भी पाई जा सकती है। तो इसमें कौन कौन सी मिट्टियाँ आती हैं? तो इसमें अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। एजोनल में वो मिट्टियाँ आती हैं जैसे एलुवियल सोइल, एलुवियल सोइल यानी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी इसी का उदाहरण है। जैसे लोएस सोइल, लोएस सोइल इसी के अंतर्गत आती है। अच्छा, यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाल रंग था, पॉडजोलिक का रंग लाल था ना, क्यों था? यहाँ क्या देखा हमने? पेडाल्फर, इसमें आयरन है। आयरन जहाँ होगा वहाँ रंग लाल होगा मिट्टी का, ठीक है? तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पॉडजोलिक मिट्टी का रंग लाल होने का कारण आयरन के पार्टिकल, क्योंकि ये किस प्रकार की है? पेडाल्फर प्रकार की है, जिसमें एल्यूमिनियम आयरन दोनों पाए जाते हैं। इसके साथ ही मैंने कहा कि क्षेत्रीय मिट्टी में अलुवियल सोइल है, लोएस सोइल है, और इसी में एक मिट्टी और होती है जिसे हम कहते हैं रेगुर मिट्टी। रेगुर या रेगुर काली मिट्टी जो होती है, कौन सी? कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी होती है एक, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और अलुवियल सोइल जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ होती है? नदियों के आसपास। नदियों के आसपास ऊपरी क्षेत्रों में, उनके मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी ये एजोनल प्रकार की मिट्टी है। दुनिया में जितनी भी नदियाँ हैं वो कहीं भी हो सकती हैं, तो हर जगह जहाँ नदी होगी उसके आसपास की मिट्टी को हम अलुवियल सोइल कहेंगे। लोएस सोइल कहाँ मिलती है? जहाँ रेगिस्तान होते हैं और उसके आसपास जब रेगिस्तानी क्षेत्रों से बालू के कण बहकर या हवा के साथ उड़कर किसी क्षेत्र में इकट्ठे हो जाते हैं और ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं, और वहाँ एक नई प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है जिसे कहते हैं लोएस। जैसे चाइना के उत्तर पश्चिम में बहुत बड़े मैदान बने हुए हैं लोएस के, वहाँ पर गोबी के मरुस्थल से बहुत सारी मिट्टी, हवाएं चलती हैं तो हवा के साथ गोबी के मरुस्थल की मिट्टी बहकर आ जाती है, उड़कर आ जाती है, और वो जमा हो जाती है चीन के नॉर्थ वेस्ट साइड में। नॉर्थ वेस्ट में बहुत बड़े बड़े मैदान बन गए हैं लोएस के, तो वहाँ पर लोएस मिट्टी पाई जाती है। तो ये लोएस के मैदान कुछ और नहीं, एक प्रकार से सेमी एरिड जोन ही इनको कह सकते हो, क्योंकि वो मरुस्थल तो नहीं थे लेकिन मरुस्थल की मिट्टी वहाँ पर आ गई, जिससे वहाँ मरुस्थलीय मिट्टी जमा हो जाती है। तो जहाँ भी मरुस्थलीय मिट्टी जमा होती है वहाँ लोएस के मैदान मिलते हैं। इसके बाद चीन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वहाँ एरेबल लैंड की बहुत ज़्यादा कमी है। कृषि योग्य भूमि भारत से भी कम है, जबकि चीन का क्षेत्रफल भारत से कितना है? चीन का क्षेत्रफल भारत से लगभग 3 गुना है, लेकिन कृषि योग्य भूमि चाइना के पास भारत से कम है। जहाँ एक और इंडिया के पास कृषि योग्य भूमि लगभग 160 मिलियन हेक्टेयर है, तो वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के पास लगभग 110 मिलियन हेक्टेयर भूमि है। तो इतनी कम भूमि है चाइना के पास जिस पे कृषि होती है, लेकिन उतनी भूमि पे भी कृषि करके चाइना हमसे 2 गुना पैदावार करता है। चाइना की भूमि में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता ज़्यादा है। हवांगू नदी की जलोढ़ मिट्टी है जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। हमारे यहाँ गंगा यमुना के मैदान की जो मिट्टी है वो भी बहुत उपजाऊ है, इसीलिए सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पैदावार उत्तर प्रदेश में होती है।
लेकिन चाइना में हवांगो नदी की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उसकी फर्टिलिटी है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल भूमि होने के कारण दुनिया का सबसे ज़्यादा अनाज पैदा करता है। चाइना से ज़्यादा अनाज कोई पैदा नहीं करता, जबकि उसके पास एरेबल लैंड भारत और अमेरिका दोनों से कम है। भारत और अमेरिका दोनों के पास 160 मिलियन हेक्टेयर भूमि है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा भूमि किसी के पास है ही नहीं। इंडिया का क्षेत्रफल 33 लाख वर्ग किलोमीटर है, फिर भी उसके पास 160 मिलियन हेक्टेयर यानी लगभग 50% एरेबल लैंड है। इतनी लैंड, अब अमेरिका का क्षेत्रफल भी भारत से लगभग 3 गुना है, तो भी उसकी एरेबल लैंड इंडिया के बराबर है। इसका मतलब अमेरिका का भी बहुत बड़ा भाग बंजर है। चाइना का सबसे ज़्यादा भाग बंजर है, तो चाइना में भी नहीं है। रशिया में 122 मिलियन हेक्टेयर भूमि है, जबकि रशिया भारत से 5 गुना बड़ा है। फिर भी रशिया के पास दुनिया की तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा एरेबल लैंड आती है, वो भी इंडिया से कम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज़्यादा एरेबल लैंड वहाँ होती है जहाँ नदियाँ बहुत ज़्यादा हों। भारत में नदियाँ पर्याप्त हैं, इसीलिए जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जगह जगह नदियाँ हैं, जगह जगह जलोढ़ मिट्टी है। और दुनिया की सबसे ज़्यादा अगर एरेबल लैंड परसेंटेज वाइज देखें तो बांग्लादेश के पास है। बांग्लादेश के पास पूरे देश का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 59% एरेबल है। बांग्लादेश के पास जितनी भूमि है उस भूमि का 59% एरेबल है। इंडिया के पास जितनी भूमि है उसका 50% एरेबल है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश का क्षेत्रफल ही बहुत कम है। लेकिन जितना भी क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में 59% भाग पर एरेबल लैंड है और एग्रीकल्चर होती है। तो एलुवियल जहाँ भी होगी, जलोढ़ मिट्टी जहाँ भी होगी, वहाँ अच्छी उपजाऊ होती है और फसल अच्छी पैदा होती हैं। लोएस्ट सोइल ये अर्ध रेगिस्तानी मिट्टी कहलाती है, क्योंकि जिस जगह पर लोएस के भंडार होते हैं, लोएस जम जाते हैं, लोएस के टीले बन जाते हैं, वहाँ रेगिस्तान तो नहीं होता, लेकिन उसके पास में ज़रूर रेगिस्तान पाया जाता है, इसलिए रेगिस्तानी प्रभाव देखने को मिलता है। रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी, इसको ब्लैक सोइल भी कहते हैं। इसे कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कपास की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। तो कॉटन सोइल या कपास मिट्टी कहलाती है। ये मिट्टी भारत के दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठार पर सबसे ज़्यादा रेगुलर मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार जब ऊपर उठा, उसका जब निर्माण हुआ तो बसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। हमने चट्टानों के प्रकार पढ़े थे, उनमें हाइपा बेसल चट्टान एक पड़ी थी। तो हाइपा बेसल चट्टानों में भी एक बसाल्ट नामक चट्टान का जब निर्माण हुआ तो बसाल्ट चट्टानों के इरोजन से और उसके वेदरिंग से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ उसे कहा गया काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का निर्माण बसाल्ट चट्टानों के इरोजन से होता है, और दक्षिण भारत में मैक्सिमम भाग पर काली मिट्टी पाई जाती है। और लावा द्वारा, लावा के ठंडे होने से बसाल्ट चट्टान बनी, और वही लावा की बसाल्ट चट्टानों की वेदरिंग और उसके अपक्षय और अपरदन से तो वेदरिंग हुई उसका, और उसका इरोजन हुआ। नतीजा ये हुआ कि काली मिट्टी के बड़े बड़े क्षेत्र बन गए। तो वो काली मिट्टी के क्षेत्र भारत के दक्षिण भाग में जैसे पाए जाते हैं, ऐसे पूरे विश्व में भी जहाँ जहाँ इस टाइप से क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ काली मिट्टी होती है। जैसे कोलंबिया का पठार अमेरिका में, वहाँ भी लावा जनित पठार है, वो वहाँ भी काली मिट्टी मिलती है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये 3 प्रकार की मिट्टी, ये वो मिट्टी है जो पर्टिकुलर किसी भी पृथ्वी के पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में ना होकर किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, जहाँ परिस्थितियाँ अनुकूल बन जाएं। तो वहाँ इन तीनों में से कोई भी हो सकती है, इसलिए इसको अक्षेत्रीय या पार्श्विक मिट्टी कहा जाता है। तो वास्तव में हमने क्या देखा कि मिट्टी 2 ही प्रकार की होती है, या तो क्षेत्रीय या अंतः क्षेत्रीय। क्षेत्रीय मिट्टी वो होगी जो पेडाल्फर प्रकार की होती है। अक्षेत्रीय अंतः क्षेत्रीय मिट्टी वो होती है जो पेडोकल प्रकार की होती है। इसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है, इसमें आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। इस तरह से मिट्टी के हमने इतने प्रकार देखे। विद्यार्थियों, परीक्षा में प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा कि इनमें से सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? सरनोजम। ठीक है, यही यूक्रेन और रशिया के क्षेत्रों में पाई जाती है और अमेरिका के प्रेरी के मैदानों में। तो इसलिए दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी सरनोजम है। और चेस्टनट कैसी है? सेमी एरिड है। सेमी एरिड है, इसका मतलब अगर सिंचाई मिल जाए तो पैदावार कर सकती है, और ये कोई पैदावार नहीं करती चाहे कितनी सिंचाई मिल जाए। ये किसी काम की नहीं है। रेगिस्तानी भागों में, हॉट डेजर्ट जहाँ होते हैं वहाँ पर रेड डेजर्ट टाइप की सोइल पाई जाती है। तो ये मिट्टी उतनी उपयोगी नहीं है। तो इस प्रकार हमने विद्यार्थियों मिट्टी के इतने प्रकार पढ़ लिए। इसके अलावा अब परीक्षा के लिए प्रश्न ये है कि मिट्टी का निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन कैसे होता है। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं।
डिग्रेडेशन ऑफ सोइल, मिट्टी का गुण खत्म हो जाए या कम हो जाए या मिट्टी की क्वालिटी गिर जाए, इसको निम्नीकरण या डिग्रेडेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो मिट्टी का डिग्रेडेशन कैसे होता है? सबसे पहला अपरदन से, इरोजन से। अपरदन मतलब इरोजन। अपरदन कैसे होता है? मिट्टी की ऊपर की लेयर का बह जाना, हट जाना। तो जब पानी बहुत तेज गति से आता है और तेज़ी से जब ज़मीन के ऊपर फ्लो होता है तो ऊपर की लेयर बह जाती है, इसको अपरदन कहेंगे। तो ये मिट्टी का निम्नीकरण करता है। तो मिट्टी के निम्नीकरण के लिए पहली चीज़ क्या है? इरोजन। इरोजन यानी अपरदन। अपरदन से मिट्टी का निम्नीकरण होता है। दूसरा ग्रेजिंग यानी क्या कहेंगे? पशुचारण। पशुचारण यानी ग्रेजिंग, जब ज़्यादा मात्रा में पशु चराई करते हैं तो ऊपर की घास को पशु खा जाते हैं, और जब घास को खा जाएंगे तो फिर क्या होगा? मिट्टी का अपरदन बहुत तेज़ी से होगा। अगर किसी भी मैदान में घास नहीं है तो मिट्टी बहुत तेज़ी से बहती है, और अगर घास पकड़े हुए है तो मिट्टी आसानी से नहीं बहती। यहाँ एक बात याद आ गई। एक बार नदी को अपने वेग पर बहुत गुमान था, तो नदी ने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सामने आ जाए और मैं उसे बहा ना सकूं। तब सारे जितने भी बड़े बड़े लोग थे जो नदी के साथ बह गए थे, बड़े बड़े जो प्रकृति के आवरण थे जिन्हें नदी ने बहा दिया था अपने साथ, तो सब ने मिल के चतुराई चली। बोले यार एक काम करते हैं, नदी को चैलेंज करते हैं कि अगर तुम में ताकत है तो हमारे सबसे छोटे रूप को बहा के दिखा दो। तो किसको? घास को। बोले तुम घास को बहा के दिखा दो। नदी ने खूब जोर लगाया, घास को नहीं बहा पाई। घास जमीन को पकड़े हुए थी, वो मिट्टी भी वहाँ रुक गई और घास भी रुकी रही। अंततः घास के सामने नदी को सरेंडर करना पड़ा कि भैया हम चाहे कितना भी वेग ले आएँ, लेकिन अगर किसी को नहीं अपने साथ बाहर ले जा सकते तो वो घास है। तो इसलिए कहा जाता है ग्रास अगर किसी भी क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र में मिट्टी का अपरदन नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि ओवर ग्रेजिंग ये अच्छी बात नहीं है। पशुचारण अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो ये किसी भी क्षेत्र की मिट्टी को बहाकर ले जाएगा, क्योंकि मिट्टी कमज़ोर पड़ जाएगी। जड़ें, घास की जड़ें मिट्टी को बहुत अच्छे से पकड़ के रखती हैं। यही कारण है कि जब जब बाढ़ आती है, बाढ़ आने का कारण ही यही है कि ज़्यादातर मैदान साफ़ हो जाते हैं, पेड़ पौधे काट लिए जाते हैं, तो पानी को बहने का एक सामान्य जरिया मिल जाता है, खुला मैदान मिल जाता है, तो बाढ़ आ जाती है अच्छे से। और यही अगर पेड़ पौधे अच्छे से हों तो वो क्या करेंगे? रोकने का काम करेंगे, तो बाढ़ आसानी से नहीं आएगी और ना उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं पेड़ पौधे ज़्यादा लगाना चाहिए। अगर मिट्टी के कटाव को रोकना है तो पेड़ पौधे लगाइए, तो बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ये एक तरीका होता है। तो मिट्टी को बहने से रोकने के लिए हम क्या करेंगे? पशुचारण को भी स्वाभाविक कम करेंगे, या पशुचारण अगर कहीं होंगे तो हम कहेंगे ओवर ग्रेजिंग होने से बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी का डिग्रेडेशन हो जाएगा। और किस तरीके से डिग्रेडेशन होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन से। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकरण होगा, बहुत सारे पेड़ काट लिए जाएंगे। तो वृक्षों की कटाई से, अगर वृक्षों की आंख बंद करके कटाई की जाएगी तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो औद्योगिकरण ये निम्नीकरण का एक प्रमुख कारण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन ओवर ग्रेजिंग ये अच्छी बात नहीं है। और मिट्टी का निम्नीकरण किससे होता है? एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का प्रयोग करने से। तो केमिकल फर्टिलाइज़र यानी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक, ये चीज़ अच्छी नहीं है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स अगर इनका प्रयोग किया गया तो भी मिट्टी की क्वालिटी गिर जाती है। क्या प्रॉब्लम आती है मिट्टी में अगर इनका प्रयोग किया जाए तो?
मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइज़र प्रयोग किए जाते हैं तो मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। तो फिर जिस खेत में हम एक पूरी फसल लेने के लिए 2 बार पानी लगा रहे थे ना, अगर आप ज़्यादा उसमें रासायनिक उर्वरक डालोगे, कीटनाशक डालोगे, तो उसमें हो सकता है 3 बार और 4 बार सिंचाई करनी पड़े। ज़्यादा पानी मांगेगी फसल, क्योंकि ये क्या करती है, मिट्टी की पकड़ को ढीला कर देती है, मिट्टी को भुरभुरा बना देती है। नतीजा क्या होता है, वाष्पीकरण बहुत तेज़ी से हो जाता है मिट्टी का, तो जल धारण क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है बार बार मना किया जाता है, किसानों से कहा जाता है ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग मत करो। किसान तो ये सोचता है यूरिया छिड़क दो, हो जाएगी फसल, जम के यूरिया डाल दो, फसल अच्छी हो जाएगी। यूरिया से फसल नहीं होती। यूरिया एक निश्चित अनुपात में ही काम करता है, अगर उससे ज़्यादा काम डाला गया तो फिर वो पूरी मिट्टी को बेकार करने का काम करता है। अगली बार से खेत में उपजाऊपन कम हो जाएगा, फसल कम पैदा होगी। तो इसलिए ये करना भी ठीक नहीं है। ये सब निम्नीकरण के द्योतक हैं। इसके अलावा और निम्नीकरण कैसे होता है, डिग्रेडेशन मिट्टी का एक आध कारण आप बताएं, मिट्टी कैसे डिग्रेड हो सकती है। एक ही फसल बार बार लगा रहे हैं। हाँ, अगर एक ही फसल को बार बार लगाएंगे तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। नतीजा क्या होगा कि मिट्टी के एक ही फसल बार बार लगा रहे हो तो कुछ ही पोषक तत्व हैं जो बार बार पेड़ पौधों द्वारा यूज़ किए जाएंगे। नतीजा क्या होगा, उस मिट्टी में जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अनुपात बिगड़ जाएगा। कुछ ही न्यूट्रिएंट्स बार बार एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे फसलों द्वारा, तो उनकी कमी हो जाएगी मिट्टी में। नतीजा क्या होगा, मिट्टी की सेहत खराब हो जाएगी, तो मिट्टी डिग्रेड हो जाएगी। तो एक ही फसल बार बार नहीं लगाना चाहिए। इसको कहते हैं क्या, अगर इससे बचना है तो आपको क्या करना चाहिए, क्रॉप साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। क्रॉप साइकिल यानी बदल बदल के फसल लगानी चाहिए। इस बार आपने सरसों पैदा की तो अगली बार गेहूँ पैदा कर लो। इससे क्या होगा, मिट्टी के पोषक तत्व बने रहेंगे। नहीं बार बार अगर आप सरसों पैदा करोगे तो सरसों को जो चीज़ चाहिए वो बार बार निकाल ली जाएगी, तो मिट्टी में वही पोषक तत्व कम हो जाएंगे। आगे चल के सरसों की फसल भी कम पैदा होने लगेगी। एक साल सरसों की फसल बो, एक साल आप गेहूँ की फसल बो लो, और अगले बार अगर आपको लग रहा है तो चने की फसल बो लो। चना भी रबी की फसल है तो आप चना बो सकते हो, आप मसूर पैदा कर लो। आप इस तरह से बदल बदल के फसलें बोओगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा। तो हम कहते हैं क्रॉप साइकिल का प्रयोग हमें करना चाहिए। और पहाड़ी क्षेत्रों पर लगातार क्या प्रॉब्लम जाती है, जब पहाड़ी क्षेत्रों पर पानी तेज़ी से बहता है तो पहाड़ के ऊपर मिट्टी वैसे भी उसकी सोइल प्रोफाइल अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो लंबे समय तक टिकी नहीं पाती मिट्टी। हर बार वो मिट्टी ढलान होने के कारण बहती रहती है, तो ये भी चीज़ अच्छी नहीं है। इससे भी मिट्टी डिग्रेड होती है। और साथ में अगर किसी क्षेत्र में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और रेगिस्तानी मिट्टी अगर बह के आ जाती है, तो हमने बताया लोएस के मैदान बन जाते हैं, तो उससे भी मिट्टी डिग्रेड हो जाती है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, शेल्टर बेल्ट बनाना चाहिए। शेल्टर बेल्ट में क्या होता है, जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं उनके किनारे पर बड़े बड़े अच्छे झाड़ियोंदार वृक्ष लगा दिए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगा दिए। जैसे यूकेलिप्टस के वृक्ष बहुत ज़्यादा लगाए गए। भारत में थार मरुस्थल के आसपास एक बाउंड्री पर बहुत ज़्यादा यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए गए, ताकि थार मरुस्थल से तेज आने वाली हवाएं रेत को आगे की ओर ना बढ़ा पाएँ, तो पेड़ उनको रोक दें। तो इनको कहते हैं शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट एक प्रकार से रक्षक मेखलाएँ कहते हैं इनको हिंदी में। तो शेल्टर बेल्ट बनाकर भी हम डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। डिग्रेडेशन को और रोकने का तरीका, जैसे अभी बताया, क्रॉप साइकिल हमें पैदा करनी चाहिए। क्रॉप साइकिल से, जब फसल चक्रीकरण कहते हैं इसको, फसल चक्र अपनाने से भी मिट्टी के गुण बने रह जाते हैं। इसके साथ ही हमें एक कंटूर फार्मिंग होती है। कंटूर फार्मिंग क्या होती है, जब खेतों के ऊपर जाते हैं पहाड़ों पर क्या करते हैं, समान ऊंचाई पर लगातार जब प्लोइंग की जाती है, यानी खेत को जोताई जो होती है वो समान ऊंचाई पर रेखाएं बनाई जाती हैं जुताई की, जिससे पानी जब बह के आए तो वो बराबर उनसे बार बार टकरा के नीचे मिट्टी को न ले जाने पाए, तो उसको कंटूर फार्मिंग कहा जाता है। समउच्च हिंदी में कहते हैं समउच्च रेखाएं बनाकर खेती करना, जुताई करना ऊंचाई वाले भागों में। पहाड़ों के ढालों पर कंटूर फार्मिंग की जाती है। कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कंटूर फार्मिंग से आप क्या समझते हो, तो पहाड़ों के ढालों पर ऊंचाई पर, समान ऊंचाई पर प्लोइंग करना वो कंटूर फार्मिंग कहलाती है। और एक होती है
कंटूर बंडिंग कहते हैं, या जैसे पहाड़ ऐसे हैं जिन पर ढाल बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी पानी तो बहेगा ना, तो वहाँ पर हाँ टेरेस फार्मिंग बोलते हैं उसको। टेरेस फार्मिंग मतलब टेरेस आप समझते हो, छत को हम टेरेस कहते हैं ना, खुला हुआ भाग, घर का छत पर खुला हुआ भाग टेरेस कहलाता है। तो ऐसे ही चबूतरे टाइप बना लेना, पहाड़ों के जस्ट ऊपरी भागों में चबूतरे टाइप बनाकर खेती करना। मतलब अगर पहाड़ ऐसा है तो इधर भाग थोड़ा सा खोद दो, खुदाई करके इसको प्लेन कर दो, प्लेन करके उस भाग में खेती करोगे तो क्या होगा, वहाँ की मिट्टी बहेगी नहीं नीचे। तो ऐसे जब भी कभी ऐसे फॉर्म बनाए जाते हैं, टेरेस फार्मिंग कहलाती है। तो पहाड़ों की ऊंचाइयों पर समतल मैदानों को पहाड़ों की ऊंचाइयों पर समतल मैदान बनाकर जब खेती की जाती है तो उसे टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। तो ये भी मिट्टी के डिग्रेडेशन को रोकता है। इसके अलावा ओवर ग्रेजिंग से हमें बचाना है मिट्टी को। इसके अलावा हमें केमिकल फर्टिलाइज़र के स्थान पर बायो फार्मिंग का प्रयोग करना है, बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है। ठीक, तो जितने भी ये तरीके हो सकते हैं हमें इन सब से बचना है, तो हम मिट्टी का संरक्षण कर सकेंगे। मिट्टी संरक्षित हो जाएगी तो आगे चलकर हमेशा के लिए मिट्टी सुरक्षित रहेगी और फसलें बनी रहेंगी। नहीं तो अगर लगातार मिट्टी का डिग्रेडेशन होता गया, न्यूनीकरण होता गया, निम्नीकरण जैसे जैसे होता चला जाएगा, मिट्टी की फर्टिलिटी कम होती चली जाएगी और आगे हमें फसल पर्याप्त मिलेंगी नहीं। नतीजा क्या होगा, जब अनाज ही पैदा नहीं होगा तो हम भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए हम पढ़ते ही इसीलिए, यानी पढ़ने का मकसद क्या है, ताकि हम मिट्टी को या दुनिया की जो भी चीज़ है, हर चीज़ का हमें ज्ञान होना चाहिए। हम अगर पढ़े लिखे किसान होंगे तो हम बहुत अच्छे से फसल पैदा कर सकते हैं, हमें कई चीज़ों की जानकारी बहुत अच्छे से हो सकती है। हम पढ़ लिख कर जब इंडस्ट्री लगाएंगे तो इंडस्ट्री की क्या कमियां हैं हम उन पर काम कर सकते हैं। तो हर जगह पढ़ाई का महत्व है, इसीलिए पढ़ाया जाता है। और बाकी तो बिना पढ़े आप एक चीज़ देखते होगे, बहुत सारे मैकेनिक्स रोड पे होते हैं जो कभी किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए लेकिन वो बड़ी अच्छी गाड़ी सुधारते हैं, उनको सारी टेक्नोलॉजी आती है इंजन की। तो वहीं एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है जो पूरे इंजन की मैकेनिक्स को अच्छे से समझता है और फिर एक एक बारीकी को जब समझेगा तो वो बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि अनुभव सब सिखा देता है, अनुभव एक्सपर्ट भी बना देता है इंसान को, अनुभव से इंसान इंजीनियर भी बन जाता है। किसान के पास इतने अनुभव होते हैं, वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन इतने अनुभव होते हैं, वो ये जानता है कि मुझे अपने खेत को कैसे बचाना है, लेकिन फिर भी उसकी अज्ञानता कहीं बाधित होती है। जैसे उसे ये नहीं पता कि यूरिया का अनुपात कितना होना चाहिए खेत में, फास्फेट या पोटाश किस अनुपात में मिलाए जाने चाहिए। इसलिए जगह जगह भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या प्रांतों की सरकार द्वारा मिट्टी का परीक्षण करवाया जाता है कि मिट्टी में अम्लीयता है या क्षारीयता है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी फसल उचित रहेगी। मिट्टी में आपको फर्टिलाइज़र कौन सा प्रयोग करना है, केमिकल फर्टिलाइज़र कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, ये सब चीज़ें जितनी भी कृषि वैज्ञानिक जो प्रयोगशालाएं हैं वहाँ पर इसके बारे में निःशुल्क फ्री में किसानों को एडवाइस दी जाती है। बस किसानों को अपनी मिट्टी का सैंपल वहाँ लेकर जाना है, तो किसानों को निःशुल्क एडवाइस दी जाती है, लेकिन किसान फिर भी नहीं जाते। ये कहीं ना कहीं इसमें अज्ञानता सामने आती है। अगर आज पढ़ा लिखा युवा वही कृषि कार्य करेगा तो उसे ये पता है, उसने पढ़ा है, तो वो ये काम जितनी भी कृषि प्रयोगशालाएं हैं उनका प्रयोग करके अपने खेत को बहुत अच्छे से संवार सकता है और फसल पैदावार को बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने आज पूरी दुनिया की मिट्टियों के बारे में जाना समझा। आप लोग पूरे लेक्चर को एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेना, वीडियो में एक बार फिर से देख लेना। बाकी मैंने अपनी तरफ से आपको संपूर्ण मिट्टियाँ बता दी हैं। जय हिंद।